हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। जिस प्रकार आपको अभी तक पता चल गया होगा कि क्यों सीरिया की स्थिति को लेकर के भारत सरकार क्यों चिंतित में है, सीरिया में जो हलचल चल रहा है उस पर भारत क्यों सतर्क है, राइट। हालांकि आज मैं इस वीडियो में नेहरू से लेकर के पीएम मोदी तक के रिश्ते को लेकर के मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, राइट। खासतौर पे पहली बात हम जानेंगे कि जो सीरिया का जो दक्षिण का जो हिस्सा है उसमें इस्लामी विद्रोहियों ने डेरा इलाके में कब्जा कर लिया है। अब वो राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या सिचुएशन हो रहा है, भारत ने क्या एडवाइजरी जारी की है ना। साथ में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीरिया के साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं, नए हालात को लेकर क्या चिंता है, खतरे में जो राजधानी दमिश्क है, जो सीरिया की जो राजधानी है वो दमिश्क है, वहां पर क्या सिचुएशन है, कैसी क्या स्थिति है। खास तौर पे सीरिया का जो कुछ आरोप है जो पश्चिमी देशों के ऊपर, क्या उनका किस तरीके का आरोप है। खैर, सबसे पहली बात मैं आपको सीरिया के बारे में बताऊं। ये जो सीरिया है ना, ये जो सीरिया है, खास तौर पे सीरिया एक अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है, राइट है ना। इसके पश्चिम में लेबनान है, भूमध्य सागर, दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन, पूरब में इराक और उत्तर में तुर्की है, राइट है ना। खास तौर पे अगर आप इराक की इसकी सीरिया की राजधानी की बात करेंगे तो ये दमास्कस है। उमैयद खिलाफत तथा मामूल साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका है। अप्रैल 1946 में ये फ्रांस से स्वाधीनता मिलने के बाद यहाँ के शासन में बाथ पार्टी का प्रभुत्व रहा है। जो अभी यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो बाथ पार्टी के ही हैं, राइट है ना। और मैं आपको बड़े ही आश्चर्य होगा, आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि यह आपातकाल लागू है जिसके कारण से 1970 के बाद से यहाँ का शासक असद परिवार के लोग ही हैं, जिसका बाथ पार्टी का प्रभुत्व वहां पे रहा है, राइट। सीरिया का संविधान 1973 में अपनाया गया था। अगर आप संविधान की बात करेंगे तो सीरिया का संविधान जो है ये 1973 में अपनाया गया था, राइट है ना, जिसमें बाथ पार्टी का नेतृत्व अधिकार मिला हुआ है। यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव 7 सालों के लिए होता है, राइट है ना। उसके बाद यहाँ पर जो इस्लाम राज धर्म, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति एक मुसलमान ही हो सकता है, पर इस्लाम राज धर्म नहीं है। राष्ट्रपतियों को मंत्रियों का बहाल करने, युद्ध तथा आपातकाल की घोषणा करने का, कानून पास करने का अधिकार देता है। खास तौर पे अगर यहाँ आपातकाल की बात करेंगे तो 1963 से ही देश में आपातकाल लागू है। देश की सरकार ने इसे इसराइल के साथ युद्ध तथा आतंकवादियों द्वारा दी गई धमकियों जैसे कारणों का हवाला देकर सही ठहराया है। अगर आप भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो जो सीरिया है, सीरिया की कैपिटल दामिश्कस है। सीरिया के साइड में देखिए यहाँ पे इराक है, इधर टर्की है, इधर आप देखेंगे तो ये लेबनान है, इधर देखेंगे तो आप जॉर्डन है, राइट है ना। तो ये एक सीरिया का एक परफेक्ट ये है, राइट है ना। सीरिया का अधिकांश क्षेत्र जो है शुष्क है। पश्चिम में भूमध्य सागर से लगे फुरात नदी के तट प्रदेश नाम हरित है ना। सबसे प्राचीन सभ्यता का यह क्षेत्र विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता का पलना रहा है। देश के दक्षिण पूर्व में दमिश्क है। देश की राजधानी सबसे बड़ा नगर भी यही है, दामिश्कस है। ये सबसे बड़ा क्षेत्र यहाँ का है। अगर आप यहाँ की धर्म की बात करेंगे तो सीरिया के धर्म की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ के धर्म को समझने की कोशिश करें तो 90% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 10% ईसाई है। जो मुस्लिम है, मुस्लिम में भी 74% जो है वो सुन्नी है, जबकि शिया करीब 13% है। दामिश्क में भी कुछ यहूदी भी रहते हैं। अगर भाषा की बात करेंगे तो यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबी है। कुछ लोग जो है कुर्द भाषा भी बोलते हैं। एजुकेटेड लोग अंग्रेजी तथा फ्रेंच भी बोलते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीरिया का जो सिचुएशन चल रहा है वहां की क्या स्थिति है। सीरिया के दक्षिण के हिस्से में इस्लामी विद्रोहियों ने डेरा इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब वो राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, डेरा वही इलाका है जहां से साल 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोहियों की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपति, अभी यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद। विद्रोही तीसरी सबसे बड़ी शहर होम्स के भी नजदीक पहुंच गए हैं और उन्होंने सेना से पाला बदलने की अपील भी की है। दूसरी तरफ कुर्द लड़ाके भी आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया के पूर्व रेगिस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरिया में स्थिति को देखते हुए ट्राइबल एडवाइजरी भी जारी की है। अमेरिका, रूस, तुर्की, जॉर्डन समेत कई मुल्कों ने भी स्थिति को लेकर चिंता जताई है। कहा है कि वो सीरिया में हो रहे हलचल पर नजर बनाए रखें।
अगर मैं बात करूं अपने देश को लेकर के बात करूं भारत, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1956-1960 में सीरिया का दौरा भी किया था। आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब को, राइट। उसके बाद अगर आप इसको, मैं एक बात और आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, खास तौर पे तो जो ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि सीरियाई सरकारी सेना के साथ हिंसक संघर्ष के बाद स्थानीय विद्रोही गुट सेना के कई ठिकानों पर कब्जा करने में कामयाब रहे। वहां के ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि दक्षिण की तरफ डेरा के 90% इलाके पर अब विद्रोहियों का कब्जा है। खास तौर पे अगर आप रणनीति की बात की जाए तो जो वहां के रणनीतिक है, सांकेतिक तौर पर इस क्षेत्र की काफी अहमियत है। इलाका जॉर्डन की सीमा से लगे मुख्य क्रॉसिंग के करीब है। पिछले ही हफ्ते इस्लामी विद्रोहियों ने चुकाने वाली कार्रवाई करते हुए बहुत तेजी से अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया था। अलेप्पो से मात्र 110 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हमा में 10 लाख लोग रहते हैं। विद्रोही हमा पर भी कब्जा कर चुके हैं। सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स तक पहुंच गए हैं। अगर आप देखेंगे, आप देखिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि जो इस्लामी विद्रोही है सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स, सबसे बड़ा शहर दमिश्कस है जो सीरिया की कैपिटल है, राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी खुशी किस तरीके से जाहिर कर रहा है, राइट। अगर खास तौर पे अगर आप देखेंगे जो सीरिया से जो खबर जो आ रही है उस खबरों से गुरुवार को हमा शहर पर कब्जा करने के बाद है ना, होम्स के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए हैं। अगर होम्स पर विद्रोही का कब्जा हो जाता है तो यह दमिश्क और सीरियाई समुद्र तट के बीच संपर्क बनाए रखने वाले रास्ते को काट देगा। अब समझ सकते हो कि होम्स कितना महत्वपूर्ण जगह है। सीरिया का तटीय इलाका बशर अल असद का गढ़ माना जाता है। बशर अल असद जो है, जो वहां के राष्ट्रपति है। नॉर्वे के शरणार्थी काउंसिल के प्रमुख जॉन इनलैंड ने बीबीसी से बात करते हुए यह भी कहा है कि प्रभावित इलाकों में मानवीय हालत काफी ठीक है। उन्होंने कहा है इन इलाकों की पहुंच बहुत मुश्किल है। भारत ने जो अपनी जो एडवाइजरी जारी की है, खासतौर पर विदेश मंत्री जो एस जयशंकर ने, उन्होंने क्या कहा है अपने इस एडवाइजरी में, आप इसको थोड़ा सा देखिए। सीरिया में स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय शुक्रवार देर रात एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने की सलाह भी दी है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों से सीरिया जाने से भी मना किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया में रह रहे भारतीय दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे। उन्होंने इसके लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, साथ में ईमेल आईडी भी उन्होंने जारी किया है। शुक्रवार को की गई प्रेस वार्ता विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सीरिया में लगभग 90% भारतीय नागरिक है, यहाँ कुछ परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा है पिछले कुछ समय के दौरान उत्तरी सीरिया में लड़ाई बढ़ गई है। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। लगभग 90 भारतीय नागरिक हैं वहां पर मौजूदा भारतीय के संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। हमारा दूतावास उनकी सुरक्षा के नियमित रूप से भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। आइए फिर हम देखते हैं कि सीरिया के साथ भारत के कैसे संबंध रहे हैं। अगर आप 2008 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद 5 दिन के दौरे पर भारत आए थे। इस तस्वीर में उनके साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखने का प्रयास करेंगे इसमें कि जो भारत और सीरिया के रिश्ते एक ऐतिहासिक रहे हैं। वर्तमान में कुछ परियोजनाओं पर दोनों मुल्क साथ काम कर रहे हैं। साल 2022 में सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मकदाद ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि एक पावर प्लांट और एक स्टील प्लांट बनाने के लिए भारत सीरिया को $28 करोड़ की आर्थिक मदद करेगा। भारत सीरिया को एक पावर प्लांट और एक स्टील प्लांट बनाने के लिए। आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कूटनिरपेक्ष आंदोलन के दायरे से बाहर जाकर अब देशों से अच्छे संबंध बनाए थे। नेहरू ने 1957 और 1960 में सीरिया का दौरा किया था। उन्होंने सीरिया की बाथ पार्टी के कुछ नेताओं से अच्छे संबंध बताए। ध्यान रखिए जो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो बाथ पार्टी के ही महासचिव हैं। जो भी होंगे वहां के पार्टी के महासचिव ही होंगे। इसराइल की बार एलाइन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर रामी गिनात ने अपने शोध में लिखा है कि अस्थायी प्रेस में नेहरू के दौरे को लेकर नेहरू के दौरे को लेकर काफी गहमागहमी थी। खासतौर पर अगर आप बात देखना चाहेंगे तो जो 1978 से लेकर के 1983 में तत्कालीन सीरियाई राष्ट्रपति हाफिज अल असद ने भारत का दौरा किया था। 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीरिया के दौरे पर गए थे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सीरिया के दौरे पर विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता टाइम्स के इंटरव्यू में कहा था कि भारत का अरब वर्ल्ड से बहुत मजबूत संबंध है, खासकर सीरिया से। उन्होंने कहा था कि वाजपेयी के सीरिया दौरे से पता चलता है कि भारत के लिए यह मुल्क कितनी अहमियत रखता है। इसके बाद 2008 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भारत के दौरे पर आए थे। उन दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिमंडल का आना जाना लगा रहा। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे 2010 में
भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रज्ञा देवी सिंह पाटिल ने भी सीरिया का दौरा किया था। कहा जाता है कि भारत ने असद परिवार के से हमेशा अच्छे संबंध रखे हैं। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद 1971-2000 तक सीरिया की सत्ता में रहे। 2000 के बाद देश की कमान अब बशर अल असद के पास है। 2 साल पहले, अगर आप 2 साल पहले की बात करें तो 2022 में जब सीरियाई विदेश मंत्री भारत आए थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि दमिश्क से दिल्ली आने में 4 घंटे का वक्त लगता है। इसलिए आप दोनों देशों में समय और जगह के लिहाजा से करीब को समझ सकते हैं। जो सीरिया के लिए खतरनाक है वह भारत के लिए भी है। हम दोनों धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम दोनों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों में भरोसा करते हैं। सीरिया भले मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन संविधान में उसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। सीरिया एक गणतंत्र है और सार्वभौमिक रूप से धर्मनिरपेक्ष भी है। नए हालात को लेकर भी सीरिया का तो क्या चिंता है भारत को लेकर के आप देख सकते हैं। खतरे में राजधानी दमिश्क, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि दमिश्क पे भी बहुत जल्दी कब्जा कर लेंगे। सीरिया ने पश्चिमी देशों पर भी अपना आरोप लगाया है, राइट है ना। जो राष्ट्रपति बशर अल असद है ने ताजा विद्रोह को लेकर पश्चिमी देशों पर भी आरोप लगाया है, खासतौर पे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि सीरिया की संप्रभुता बनाए रखने और स्थिरता के लिए वो बशर सरकारी की मदद करेगा। असद सरकार को अपने सहयोगियों की मदद का ही भरोसा है। सीरिया में इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ पहले लड़ चुके लेबनान के हथियारबंद ग्रुप हिजबुल्लाह ने भी बशर सरकार की मदद करने की पेशकश की है। हिजबुल्लाह के नए नेता का नईम कासिम ने इसी सप्ताह कहा था कि सीरिया में जो हो रहा है उसके लिए इसराइल और अमेरिका जिम्मेदार है। उन्होंने कहा था कि इसराइल और अमेरिका जिम्मेदार। उसने कहा था कि वो आतंकी समूहों को सहारा लेकर सीरिया में बशर अल असद की सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सीरीज? प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट है ना। आपकी क्या निर्णय है? आप मुझे एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सीरिया की जो है कैपिटल क्या है, और खास तौर पे सीरिया की कैपिटल होने के साथ साथ अभी सीरिया के जो राष्ट्रपति है वो कौन है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।